हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 3 का कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं या आ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल आपके दरवाजे हैं, मतलब काल ही आपका एग्ज़ाम है। इसलिए हम सोचा कुछ क्वेश्चंस आपके लिए कंबाइन करके दे दूँ, आपको प्रैक्टिस करवा दूँ, तो काल के एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो चले हमारे साथ साथ में आप भी अपना कॉपी लेके प्रैक्टिस करते रहिए। बीच बीच में वीडियो को पॉज करके मैथमेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और काल आपको 40 में 40 मार्क्स जरूर अटेंड करना पड़ेगा और लाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेके हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चले फिर स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे चैप्टर वाइज 4 चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं, तो 4 चैप्टर के हिसाब से अलग अलग चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन हमने लिए हैं, चैप्टर वाइज लिए हैं, वही आपके साथ हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट हम भागेंगे क्योंकि टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, काल ही एग्ज़ाम है, तो इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। थियोरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो चलते हैं फिर कॉस्टिंग चैप्टर 1। स्क्रीन में देखिए, चैप्टर 1 का हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। हर टाइप का, जिस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं। कॉस्ट ऑफ लेबर और वेजेस। ठीक है, फास्ट जो चैप्टर से चलते हैं, फिर देखते हैं फास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डायरेक्ट वेजेस, इसमें से कौन सा है जो डायरेक्ट वेजेस में आता है। देखिए, वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर, यही तो आता है भाई, सीधा सीधा बात है, ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा आंसर ये है। ठीक है, चलिए, जो मशीन ऑपरेटर का वेजेस है वो एक्चुअली डायरेक्ट वेजेस में आता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजनिंग क्या बोला गया है। टाइम कीपिंग इज एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग लेबर कॉस्ट, सही बात है भाई। विदाउट प्रॉपर टाइम बुकिंग एलोकेशन ऑफ वेजेस टू जॉब इज नॉट पॉसिबल, ये भी सही बात है कि नहीं। अगर आप टाइम बुकिंग नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे उसको क्या करेंगे, कैसे उसको वेजेस कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब है सही जवाब ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, मैचिंग। कुछ मैचिंग क्वेश्चन भी हमने लिए हैं। देखिए मैचिंग क्या बोला गया है। डायरेक्ट वेजेस किसके साथ जुड़े हैं, अभी आपको समझाया है हमने। तो ए के साथ कौन जुड़े हुए हैं, 3, मतलब ए के पास कौन सा है, 3 आना चाहिए। फिर इनडायरेक्ट वेजेस कौन सा, इनडायरेक्ट वेजेस होना चाहिए। देखिए सैलरी ऑफ फोरमैन, ये इनडायरेक्ट वेजेस है, तो इसका मतलब है 1 है। टाइम कीपिंग किस लिए चाहिए भाई, टाइम कीपिंग अटेंडेंस रजिस्टर यूज होता है। टाइम कीपिंग में क्या होता है, अटेंडेंस रजिस्टर, इसका मतलब है ये 4 है। और टाइम बुकिंग जो बाकी रह गया है, टाइम बुकिंग मतलब जॉब कार्ड के साथ, जॉब कार्ड में एंट्री होता है, इसका मतलब है 2 है। तो ये इसका मतलब है आपका ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं आगे, फटाफट भागते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अंदर घुस गए हैं, चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया ये वर्कर इज पेड एट 80 पर डे में 80 दिया जाता है, जिसमें कि 8 घंटा उसको काम करना होता है। ही वर्क 9 आवर्स, उसने 9 घंटा काम किए हैं डेली एज फॉर 6 डेज ऐसे काम किए हैं। तो कैलकुलेट इज टोटल वेजेस कितना होगा। चलिए भाई, फिर बोला है कि ओवर टाइम जो दिया जाता है, ओवर टाइम रेट जो है 1.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रेट। ठीक है, तो फिर वेजेस कितना होगा, हम सीधा सीधा कैलकुलेट करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आवर्ली रेट क्या है, आवर्ली रेट कितना होगा, आवर्ली रेट होगा 80। हम लिख के कर रहे, बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, आज तो प्रैक्टिस करवाने का है। ठीक है, बहुत लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो आवर्ली रेट क्या होगा भाई, देखिए 80/8 कर देंगे, आ जाएगा 10 रुपीज़। ठीक है, तो नॉर्मली क्या रेट देते हैं, 10 रुपया करके देते हैं। तो कितने घंटा काम किए हैं, तो देखते हैं कैलकुलेशन वेजेस फिर कैसे होगा। वेजेस इक्वल टू, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। 9 घंटा करके काम किया, लेकिन नॉर्मल रेट क्या 8 घंटा करके, 8 घंटा इंटू कितने दिन, 6 दिन। ठीक है, तो फिर हर घंटे के लिए कितना, ₹10 दिया जाता है। ये हो गया आपका नॉर्मल वेजेस। ओवर टाइम कितना है, देखिए हर दिन 1 घंटा करके ओवर टाइम किए हैं, तो 6 दिन कितना होगा, 6 × 1 6 घंटा, इंटू ओवर टाइम का रेट क्या है, ओवर टाइम का रेट है आपका नॉर्मली जो 10 देते हैं उसके साथ 1.5 टाइम्स होगा। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, 8 × 6 × 10, तो उसका मतलब है 480 हो जाएगा। प्लस इसमें देखिए 6 × 10 × 1.5 मतलब 15 होगा। 6 × 15 कितना हो जाएगा भाई,
90 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 570। तो ऑप्शन कौन सा सही है भाई आपका, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है, और जितना जल्दी हो सके शॉर्ट में कैसे कैलकुलेट किया जाए वो दिखाएंगे आपको, जस्ट कैलकुलेशन दिखाएंगे। नेक्स्ट क्या है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दूसरा और नंबर 5 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग का ऑब्जेक्टिव इसमें से कौन सा नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ जॉब कार्ड एक्चुअली टाइम बुकिंग में होता है, तो अटेंडेंस रिकॉर्डिंग ये भी होता है, पंक्चुअलिटी, फिर कैलकुलेशन ऑफ वो ये सबके लिए लगता है, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ जॉब कार्ड के लिए आपको टाइम बुकिंग का जरूरत पड़ता है, टाइम कीपिंग का नहीं। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग क्या बोला गया है, देखिए नंबर 6 में क्या बोला गया है, आइडल टाइम ऑलवेज इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ लेबर। ये सही बात है क्या, कभी भी नहीं। आइडल टाइम एफिशिएंसी बढ़ाएगा, जरूर गलत है। फिर आइडल टाइम इज द टाइम फॉर व्हिच वेजेस आर पेड बट नो वर्क इज डन, ये सही बात। सर अरे हमने तो गलत लिख दिया, ये तो फॉल्स होना चाहिए, ठीक क्यों लिखा, ये हो गया फॉल्स और ये हो जाएगा टी, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलते हैं आगे, फिर मैचिंग आ गया आपके पास, मैचिंग 7 नंबर मैचिंग आ गया। फिर देखिए मशीन ब्रेकडाउन इंटरनल कॉज, सही बात है, इसके साथ तो ये जाता है 1। फिर पावर फेलियर, अगर पावर फेलियर होता है तो क्या होगा, एक्सटर्नल कॉज आपका काम कॉज नहीं था, आप अंदर से कुछ हुआ नहीं है, बाहर से हुआ है। लेबर स्ट्राइक, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, तो इसके साथ तो सब मैच ही हो रहा है भाई। फिर रॉ मटेरियल शॉर्टेज, तो इसका मतलब है लेबर डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया, काम बंद रहेगा, है ना। तो फिर ये हो गया 4, सॉरी इसका तो लेबर, अरे गलत लिख दिया हमने, लेबर स्ट्राइक हुआ है ना, लेबर स्ट्राइक तो लेबर फॉल्ट है, तो इसका मतलब है 4 है ये। और रॉ मटेरियल शॉर्टेज क्योंकि मैनेजमेंट का एफिशिएंसी के कारण ठीक से प्लानिंग नहीं किया इसलिए, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है भाई, इसमें ऑप्शन है ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो रहा है। चलिए फिर और डायग्रामेटिकली क्वेश्चन, डायग्राम क्वेश्चन दिया है एक, देखिए क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई मिसिंग पार्ट इन द डायग्राम ऑफ अ लेबर कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम। देखिए क्या बोला गया है, टाइम कीपिंग डैश, इसके बाद क्या स्टेप आएगा, उसके बाद वेजेस कैलकुलेशन होगा। टाइम कीपिंग के बाद कौन सा स्टेप आता है, टाइम कीपिंग करने के बाद क्या करते हैं हम, टाइम बुकिंग करते हैं, फिर उसके बाद वेजेस कैलकुलेशन होता है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलते हैं आगे, नंबर 9 क्या बोला गया है, देखिए नंबर 9 में क्या बोला गया है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स 48 पर वीक, रेट ऑफ वेजेस 20 पर आवर, हर घंटे के लिए 20 रुपया दिया जाता है, और नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो है वीक का 48 आवर्स है। ठीक है, तो पूछा क्या है, ओवर टाइम फर्स्ट 6 आवर्स के लिए एट द रेट डबल रेट दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर और ज़्यादा है 6 घंटे के लिए ट्रिपल रेट दिया जाएगा। ठीक है, इफ अ वर्कर वर्क्स 60 आवर्स कैलकुलेट टोटल वेजेस। अब इसमें देखिए 60 आवर्स दिया है तो टोटल वेजेस कैसे कैलकुलेशन होगा, देखिए कैलकुलेट करते हैं। फिर वेजेस, टोटल वेजेस, देखिए फास्ट जो है उसको नॉर्मल आवर्स के लिए कितना दिया जा रहा है, नॉर्मल आवर्स के लिए तो भाई 20 करके हैं, तो 48 आवर्स उसका नॉर्मल है, 48 इंटू 20 करना है, प्लस देखिए फिर 6 घंटा एक्स्ट्रा, फास्ट 6 घंटे के लिए कितना दिया जाएगा, डबल रेट, तो इसका मतलब है 6 घंटा, देखिए उसने 60 आवर्स किए हैं तो 6 2 12 घंटा ज़्यादा, एक्चुअली क्या है 12 घंटा ज़्यादा किए हैं ना, 60 से आप 48 माइनस करेंगे 12 घंटा, तो फास्ट 6 घंटे के लिए कितना दिया जा रहा है, 60 इंटू 6 इंटू कितना दिया जाएगा, डबल रेट मतलब 20 का डबल कितना हो जाएगा, 40 होगा, प्लस लास्ट 6 आवर्स के लिए ट्रिपल रेट मतलब 20 का ट्रिपल मतलब 60 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, हम जल्दीबाजी में कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, मतलब आप भी जल्दी कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर आपको नहीं यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा 960, ये हो जाएगा 240,
है कि नहीं, और ये हो जाएगा 360। तो ये सबको जोड़ देते हैं, प्लस 240 प्लस 360 1560। इसका मतलब है ये आता है आपका 1560। तो इसका मतलब है ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलते हैं आगे। Which of the following, which of the document is prepared under time booking system? टाइम बुकिंग सिस्टम में इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है भाई, कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है टाइम बुकिंग में? देखिए ये जॉब कार्ड लगता है टाइम बुकिंग में, सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। चलते हैं आगे, दिखाई दे रहा है भाई आपको। असर्शन रीजनिंग दिया गया है नंबर 11 में। क्या पूछा गया है देखिए, क्या बोला, डायरेक्ट वेजेस आर चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब और प्रोडक्ट। सही बात है, सही बात है। इनडायरेक्ट वेजेस कैनॉट बी ट्रेस टू बी ए पर्टिकुलर जॉब। ये बात भी सही है, ठीक है, दोनों सही है, सही बात है। तो ये आपका सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं आगे। नंबर 12 मैचिंग। क्या दिया है देखिए, मैचिंग में क्या दिया गया, अटेंडेंस रजिस्टर सिग्नेचर इनिशियल करते हैं अटेंडेंस रजिस्टर में, तो ए का 2 होगा। टोकन सिस्टम किस में यूज होता है, टोकन डिपॉजिट, मतलब बी का 3 होगा। मैकेनिकल क्लॉक कार्ड जनरली ऑटोमेटिक कार्ड ऑफ द एंट्री एंड बायोमेट्रिक सिस्टम थंब इम्प्रेशन। तो इसका मतलब है डी का 4 है, सी का 1, बी का 3, ए का 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है आपका सही जवाब। ठीक है बच्चों, चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट, रिकॉन्सिलेशन बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग इज नेसेसरी टू। क्यों चाहिए भाई, क्यों रिकॉन्सिलेशन करना है आपको टाइम बुकिंग एंड टाइम कीपिंग में? एंश्योर एक्यूरेट वेज पेमेंट, प्रिवेंट एब्सेंटिज्म, रिड्यूस ओवर टाइम, इंक्रीज डायरेक्ट, नहीं, एंश्योर एक्यूरेट वेजेस पेमेंट, क्योंकि कितना टाइम उसने काम एक्चुअल में किया है वो देखना है। तो ये ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलते हैं फिर नंबर 14 में। डेली वेजेस है ₹200। चलिए देखते हैं, साम्स दिए गए हैं। डेली वेजेस 200 है। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स है भाई 8 आवर्स, ठीक है। एक्चुअल आवर्स वर्क कितना, 6 घंटा, 6 घंटा काम किए हैं। तो कैलकुलेट वेजेस लॉस ड्यू टू आइडल टाइम। आपने वेजेस जो आपने दिए हैं आइडल टाइम के लिए कितना लॉस हुआ है। आप पहले तो एक चीज़ आपको कैलकुलेशन करना है कि आवर्ली रेट क्या होगा। आवर्ली रेट कितना होगा भाई, 200 डिवाइड बाई 8 घंटा, तो इतना आ जाएगा 25। आपका देखिए जो टाइम है 8 घंटे का काम था, आपने किया 6 घंटा, तो आइडल टाइम कितना गया, 2 घंटा। तो 2 घंटे के लिए कितना लॉस होगा, 2 × 25। तो इसका मतलब है 50 आपका लॉस हुआ है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि 2 घंटा आपका आइडल टाइम चला गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए नंबर 15 में, असर्शन रीजनिंग। टाइम कीपिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट इन टाइम वर्क सिस्टम देन पीस वर्क सिस्टम। सही बात है भाई, सही बात है ना। फिर इन पीस वर्क वेजेस डिपेंडेड ऑन टाइम स्पेंड नॉट आउटपुट। पीस वर्क में ये तो गलत बात भाई, ये तो गलत बात है, तो ये फॉल्स है। इसका मतलब है कौन सा सही जवाब होना चाहिए आपका, ए आपका सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। चले आगे, जल्दी भागे। अब एक क्वेश्चन दिया गया आपको, इन अ फ्लो चार्ट ऑफ लेबर, नंबर 16 में, इन ए फ्लो चार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग व्हिच स्टेज कम्स आफ्टर टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग के बाद क्या करते हैं, टाइम बुकिंग के बाद एक्चुअली जॉब कॉस्टिंग करते हैं। ठीक है, वही जॉब के लिए कितना कॉस्ट पड़ा वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 मैचिंग। देखिए क्या बोला गया है, टाइम रेट सिस्टम सबके साथ मैच करना है आपको।
टाइम रेट सिस्टम क्या करते हैं? टाइम रेट सिस्टम एनकरेज क्वालिटी। पीस रेट सिस्टम बेस्ड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस, ये भी सही बात है। हालसे प्लान शेयरिंग ऑफ टाइम सेव्ड। रुआन प्लान प्रोपोर्शनल बोनस, ये तो भाई 1 का ए का 1, बी का 2, सी का 3, तो मतलब मैच ही होके रखा है, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका ए सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड आवर्स आपका 50, एक्चुअल आवर्स आपने लिया है 60। ठीक है, 50 आपका स्टैंडर्ड है और एक्चुअल आवर्स आपने लिए हैं 60। आइडल टाइम 5 आवर्स, 5 घंटा आइडल चला गया, काम नहीं किए। वेजेस रेट 30 पर आवर, 30 करके पर आवर में। कैलकुलेट इफेक्टिव वेजेस, इफेक्टिव वेजेस कितना होगा? ठीक है बच्चों, इफेक्टिव वेजेस कितना होगा? तो स्टैंडर्ड टाइम जो है आपका दिया गया है 50। एक्चुअल आवर्स आपने काम कितने किए? 60 आवर्स एक्चुअली काम किए, एक्चुअल आवर्स लिए। आइडल टाइम चला गया 5 घंटा। ठीक है, तो एक्चुअली काम आपने कितना टाइम किए हैं? काम आपने कितना टाइम किए हैं? काम आपने कितना टाइम किए हैं? तब 50 आवर्स, 60 आवर्स था, इसमें से 5 घंटा चला गया आपका आइडल टाइम, तो एक्चुअली काम कितने टाइम किए? 55। तो उसके लिए आपको कितना दिया जा रहा है? एक्चुअली भी आपको ₹30 करके दिया जाता है, तो 55 इंटू 30 करेंगे फिर। ठीक है, 55 इंटू 30 करेंगे तो आएगा 55 इंटू 30 मतलब 1650। तो ये ऑप्शन आपका सी से ही जवाब होगा। इफेक्टिव जो काम मतलब जितने टाइम आपने काम किया, तो इफेक्टिव वर्क वेजेस कितना होगा फिर? 1650। ठीक है बच्चों, 1650 होगा आपका इफेक्टिव वर्किंग वेजेस। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन कंट्रोल ऑफ आइडल टाइम? इसमें से कौन सा है जो आइडल टाइम कंट्रोल करने में आपको हेल्प करता है? ठीक है, कौन सा है जो हेल्प करता है आइडल टाइम कंट्रोल करने में? जैसे प्रॉपर सुपरविजन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रॉपर पावर सप्लाई। ये देखिए, तीनों ऑप्शन ही आपका सही ऑप्शन है, तो इसका मतलब है डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, नंबर 20 देखते हैं क्या बोला गया है। असर्शन रीजनिंग दिया गया है आपको। डेली टाइम शीट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। नहीं, ये गलत है, सॉरी ये फॉल्स है, फॉल्स है भाई। वीकली टाइम शीट प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन फॉर ईच डे, ये भी गलत बात है, तो इसका मतलब है दोनों ही फॉल्स है। तो ऑप्शन आपका सही कौन सा है? बोथ फॉल्स। ठीक है बच्चों, तो ये था चैप्टर 1 का कॉस्टिंग का कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको जैसे लगा, क्योंकि अब तो इस बार सजेशन कर नहीं सकते ज़्यादा कुछ, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है, तो हमको जैसे लगा कि कुछ ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो इसलिए आपको हम डिस्कस करके दिए हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, टाइम थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो लंबा होगा, आप थोड़ा सा सहन लीजिएगा, क्या करें, आप करना तो पड़ेगा। चलिए फिर चैप्टर 2 में चलते हैं। चैप्टर 2 में आपको कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन ही हमने ज़्यादा लिए हैं, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन आपके लिए हम लिए हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। टाइम रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट इज मोस्ट सुटेबल व्हेयर क्वालिटी ऑफ वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। ये बात तो सही है भाई, ये तो ट्रू है, ट्रू है। रीजन क्या बोला गया है? इन टाइम रेट सिस्टम वेज आर पेड अकॉर्डिंग टू आउटपुट प्रोड्यूस। ये तो भाई गलत है, तो इसका मतलब है ये सही बात है, लेकिन बी रीजन जो है वो गलत है। इसमें से कौन सा ऑप्शन आता है फिर? ए ट्रू, बी ए आपका सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कुछ बंगाली में भी आपके साथ हमने मतलब बंगाली भी आपको दिए हैं, जो बंगाली में कर रहे हो उसके लिए बंगाली में भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत हम दिए हैं। चलिए देखते हैं नंबर 2 में क्या बोला गया है। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम मोटिवेट्स एफिशिएंट वर्कर। सही बात है, थोड़ा सा नीचे कर ले। हाँ, नेक्स्ट क्या बोला गया है? इन टेलर्स सिस्टम्स हायर
हायर पीस रेट इज गिवन टू द दोज प्रोड्यूसिंग अबव द स्टैंडर्ड, ये भी सही बात है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़ते हैं। दिखाई दे रहा है भाई आपको? नाउ फिर मैचिंग में आ गए हम नंबर 3 में। मैचिंग नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मैचिंग। देखते हैं क्या बोला गया है। ऑर्डिनरी टाइम रेट सिस्टम किसके साथ? ऑर्डिनरी टाइम रेट सिस्टम रेट किस में जाता है? सेम रेट फॉर ऑल आवर्स वर्क। ठीक है, तो इसका मतलब ये के साथ 2 जाता है, फिर मतलब इसके साथ 2 जाता है ना। फिर ग्रेजुएटेड टाइम रेट सिस्टम, ग्रेजुएटेड टाइम रेट सिस्टम मतलब डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट एफिशिएंसी लेवल, ये भी 1 के साथ जाता है। मेरिक्स सिस्टम्स, मेरिक सिस्टम में क्या होता है? मेरिक सिस्टम में एक्चुअली मेरिक सिस्टम में आपका हायर रेट ओनली आफ्टर स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट। मेरिक सिस्टम में डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम रहते हैं। मेरिक में अच्छा, टेलर सिस्टम में क्या बोला जाता है? टेलर सिस्टम में हायर रेट ओनली आफ्टर स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ अचीव्ड। ये है टेलर का 3, तो इसमें मेरिक में 4 आएगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि इसमें 2 नहीं होना चाहिए, ये गलत ऑप्शन है। इसमें डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम 3 होना चाहिए, 2 नहीं है इसमें, एक्चुअली 3 है। तो इस हिसाब से अगर हम इसको 3 मान लेते हैं तो आपका ऑप्शन जो है सी आपका सही जवाब होता है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम मेरिक का तो 2 नहीं है ना, 3 लेवल में वो डिवाइड किए हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट फिर मैचिंग आ गया आपके पास नंबर 4 में। क्या बोला है? स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम कहाँ पे मिलेगा? टाइम रेट सिस्टम में मिलेगा भाई, है ना। नेक्स्ट क्या बोला गया है? एनकरेजेस हाई आउटपुट पीस रेट सिस्टम में। जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना हमको मिलेगा, तो पीस रेट सिस्टम आपका एनकरेज करता है प्रोडक्शन में, तो ये 1 होना चाहिए। फिर इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एफिशिएंसी आपका इम्प्रूव करते हैं, तो ये 3 होगा। और इजी टू कैलकुलेट वेजेस ऑर्डिनरी टाइम रेट सिस्टम, ये 4 होगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन कौन सा इसमें आता है? ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या बोला गया आपको? नेक्स्ट नंबर 5 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड वेज पेमेंट सिस्टम। इसमें से कौन सा है जो गुड वेज पेमेंट सिस्टम का फीचर्स नहीं है? ये ध्यान से आपको देखना है। नॉट लिखा रहेगा और आप गलत करके बैठेंगे। कौन सा नहीं है? इट शुड बी फेयर, नहीं तो सही है। इट शुड एनकरेज एब्सेंटिज्म, ये तो यही है आपका सही जवाब, क्योंकि ये तो आपका फीचर्स नहीं है ना, बाकी तो फीचर्स ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम थ्योरी में थोड़ा सा जल्दी भागेंगे क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चन काफ़ी है, उसको सॉल्व करना है, टाइम बहुत लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इन विच सिचुएशन, नंबर 6 में क्या बोला है? इन विच सिचुएशन इज द पीस रेट सिस्टम मोस्ट एप्लीकेबल। इसमें से कौन सा सिचुएशन में पीस रेट सिस्टम ज़्यादा एप्लीकेबल होता है? वेयर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज इम्पॉर्टेंट। हाँ, क्वांटिटी जहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी, वहाँ पे आपका पीस रेट सिस्टम चलता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़े। नंबर 7 में क्या बोला गया है आपको? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसमें से कौन सा जो डिसएडवांटेज है? इनकरेज एफिशिएंसी, कॉम्प्लिकेटेड टू एडमिनिस्टर। सही बात है, कॉम्प्लिकेटेड है ये थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। चले आगे बढ़ते हैं। अंडर ग्रेजुएटेड टाइम रेट ए वर्कर गेट्स 40 पर आवर फॉर फर्स्ट 40 आवर्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, आप ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। 40 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से फर्स्ट 40 घंटे में मिला, एंड 50 रुपीज़ पर
पर आवर करके फॉर एडिशनल आवर्स काम करने के लिए मिला। किसी ने अगर वर्क 50 घंटा काम किए हैं तो उसको कितना वेजेस मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। वेजेस इक्वल टू वाइड में करते दिखाई देगा आपको तरीके से कितना होगा। फिर फर्स्ट 40 घंटे में तो 40 इंटू 40 करेंगे, प्लस उसके बाद कितना देखिए 10 घंटा एक्स्ट्रा किए हैं उसने, 50 घंटा काम किए तो 10 घंटा, तो 10 घंटे के लिए कितना मिलेगा 50 रुपीज़ करके पर आवर मिलेगा। तो कितना हो गया 4 4 1600 है कि नहीं, और ये हो गया आपका 500, तो कितना हो जाएगा भाई 2100 है कि नहीं। 16 5 4 4 1600 किसने बोला 50 करके आवर फॉर एडिशनल आवर्स वर्क, इसका मतलब है और मिलेगा कितना 500, तो मतलब 2100। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, एक्चुअली ऑप्शन 2100 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पे ऑप्शन होना क्या चाहिए था 2100 होना चाहिए था, तो 2100 आपका सही जवाब होगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इसलिए हम किसी में भी टिक नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसके ऑप्शन नहीं है, 2100 आपका सही जवाब है। चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्या बोला गया आपको, ए वर्कर्स नॉर्मल आउटपुट इज 100 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल आउटपुट कितना है 100 यूनिट है। फिर पीस रेट ₹5 करके हैं पर यूनिट। ही प्रोड्यूस, उसने कितना प्रोड्यूस किए हैं देखें, ही प्रोड्यूस 120 यूनिट्स। ठीक है, फाइंड हीज अर्निंग अंडर स्टेट पीस रेट सिस्टम। स्टेट पीस रेट सिस्टम में उनको कितना मिलेगा, सिंपल है भाई, कितना बनाया उसने 120 बनाया। कितना करके रेट है भाई ₹5 करके हैं, तो ₹5 इंटू 120 मतलब 600 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही, 600 आपका सही जवाब है। ये सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा चालाकी से स्टैंडर्ड आउटपुट ये सब नॉर्मल आउटपुट वगैरह ऐसे बता दिए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट पीस रेट सिस्टम है, जितना बनाएंगे उतने हिसाब से पैसा आपको मिलेगा। अब चलते हैं आगे। अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम स्टैंडर्ड आउटपुट आपका बोल दिया है 200 पर डे। फिर बोला है कि भाई पीस रेट ₹5 पर यूनिट। ठीक है, नॉर्मल जो रेट है स्टैंडर्ड है 200, ध्यान दीजिएगा। लोअर रेट है 80% एंड हायर रेट कितना है 120% ऑफ पीस रेट, नॉर्मल पीस रेट। ए वर्कर प्रोड्यूस 180। अब देखिए जिसने 180 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं और उनको करना कितना था 200, इसका मतलब है सीधी सी बात है वो उसका एफिशिएंसी जो है वो है 100% से नीचे है, तो उसको क्या मिलेगा लोअर रेट मिलेगा। ठीक है, और बी का जो प्रोडक्शन है 220 है, तो इसका मतलब है 200 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है इसका एफिशिएंसी 100 से ज़्यादा है, तो इसको 120% रेट मिलेगा। पहले काम करते हैं, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसने कितना किए 220 बनाए हैं, तो बी जो है उसको डिफरेंस आपको पूछा है कि दोनों में अंतर क्या होगा। डायरेक्ट करेंगे, टाइम कम है, तो पहले जो इसको कितना मिलना चाहिए 220 जिसने बनाया, मतलब बी को 220 यूनिट इंटू कितना रेट मिलेगा भाई, रेट कितना है नॉर्मल रेट कितना है 5, उनका कितना परसेंट मिलेगा 120%। ठीक है, ये मिलेगा, किसको मिलेगा बी को मिलेगा, और ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 180 इंटू 5 इंटू इसका 80% है कि नहीं। ठीक है, तो कितना आएगा देखिए, ये 220 इंटू 5 का 120% कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा कितना देखिए 5 का 80% मतलब 180 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको टोटल मल्टीप्लाई कर लीजिए, 220 इंटू 6 1320, और इसका आएगा 180 इंटू 4 720। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा माइनस कर दीजिए, तो इन दोनों का अंतर है 600। तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑप्शन है क्या, देखिए यहाँ पे भी वो ऑप्शन नहीं है। फाइंड द डिफरेंस इन दियर अर्निंग, अर्निंग में इस यहाँ पे भी डिफरेंस जो आंसर जो है 600, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन होगा 600 एक्चुअली आंसर होगा आपका।
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 में क्या बोला गया है? स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट प्रोडक्शन इज 6 मिनट्स। ठीक है, ओएज रेट पर आवर है आपका 50, तो पीस रेट पर यूनिट कितना होगा? अब देखिए एक मतलब एक यूनिट बनाने के लिए कितना दिया जा रहा है? 6 मिनट, तो आवरली प्रोडक्शन कितना होगा? आवरली आउटपुट कितना होगा भाई? आवरली आउटपुट 60 मिनट में कितना बनाएगा? 6 से डिवाइड कर देते हैं, हर 6 मिनट में एक, तो 60 मिनट में कितना? 10 बनाएगा। और 1 घंटे के लिए 10 बनाने के लिए आपको कितना दिया जा रहा है? 50 रुपया दिया जा रहा है, तो पीस रेट क्या होगा? 50 रुपीज़ दिया जा रहा है 10 बनाने के लिए, एक बनाने के लिए कितना दिया जाएगा? ₹5। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन होगा ₹5। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। ए वर्कर इज पेड अंडर ग्रेजुएटेड टाइम रेट सिस्टम। देखिए क्या बोला गया, 100 पर आवर फॉर फर्स्ट 40 आवर्स के लिए, 120 पर आवर फॉर नेक्स्ट 10 आवर्स के लिए, और 150 पर आवर बियॉन्ड 50 आवर्स के ज़्यादा जितना किए उसके लिए कितना दिया जाएगा? 150 रुपीज़ करके। तो जिसने 56 आवर्स काम किए हैं उनका टोटल वेजेस कितना होगा? कैलकुलेट कर देते हैं। आप देखिए यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं, 100 करके, चलिए यहीं कैलकुलेट कर देते हैं साइड में। इसने 100 करके दिए हैं 40 घंटे मिनट के लिए, 40 × 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 400। फिर उसके बाद 120 करके देंगे लास्ट बाकी 10 घंटे के लिए, तो 10 × 120 कितना हो जाएगा भाई? अच्छा यहाँ पे तो 4000 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा? 1200 हो जाएगा। फिर कितना बचा भाई? देखिए 50 घंटा तक, उसके बाद 56 आवर्स, तो मतलब 6 घंटा बचेगा, तो 6 घंटे के लिए कितना? 150 करके दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 900। तो इनको सब जोड़ दीजिए, 0 0 1 4 1 5 1 6 6100। भाई यहाँ पे सब ऑप्शन इतना गलत दिया के रखा है, तो ये आपका ऑप्शन होगा 6100, मतलब 6100 आपका आंसर है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन आपका 6100 होगा। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, काट देते हैं इसको, पता नहीं कैसे ऑप्शन बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 6000, आपका 6100 आपका सही जवाब है। चलते हैं आगे। नाउ स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे, स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे है कितना? 50 यूनिट्स। पीस रेट है आपका 20 रुपीज़ पर यूनिट के लिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड 50 यूनिट्स है पर डे में, और 20 रुपीज़ करके पर यूनिट दिया जा रहा है आपको। टेलर्स सिस्टम में बोला गया है कि बिलो स्टैंडर्ड को 90% पीस रेट दिया जाएगा, और जो अपर स्टैंडर्ड में रहेगा उसको, अबव स्टैंडर्ड में रहेगा उसको दिया जाएगा 125%। तो वर्कर प्रोड्यूस 48 यूनिट्स ऑन अ डे, डे 1 में 48 बनाए हैं, एंड 60 यूनिट्स ऑन डे 2, डे 2 में जाके 60 यूनिट बनाए हैं। तो फाइंड द टोटल अर्निंग फॉर 2 डेज, इनका टोटल अर्निंग कितना होगा? ठीक है, तो देखिए फर्स्ट डे में उसका एफिशिएंसी कितना है? फर्स्ट डे में उसका एफिशिएंसी है 100% से कम, तो इसका मतलब कितना परसेंटेज ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा? 90%। तो डे 1 में वेजेस कितना होगा? डे 1 का वेजेस इक्वल टू कितना होगा? देखिए 48, और रेट कितना होगा? 50 इंटू इसका 90% भाई, है कि नहीं? 50 इसका 90%, तो कितना आएगा? 50 यूनिट, सॉरी 50 नहीं, हमने गलत लिख दिया। 50 क्यों होगा भाई? रेट तो 50 नहीं है, रेट तो 20 है, हमने देखा नहीं। 20 इसका रेट है नॉर्मली, तो 20 का 90% उनको मिलेगा। 20 का 90% तो कितना हो जाएगा? देखिए 48 इंटू 20
इंटू इसका 90% कर देते हैं, ठीक है, 864 होगा, दोबारा कैलकुलेट कर देते हैं। तो 20 का 90% कर देते हैं, 18 इंटू कितना 48, 864। आप देखिए नेक्स्ट डे में डे टू में उसने जो किए हैं उसने 60 यूनिट किए हैं, तो स्टैंडर्ड से ज़्यादा ही है, 50 से तो ज़्यादा ही है, तो उसको कितना मिलेगा 125% ऑफ नॉर्मल रेट। तो मतलब 20 इंटू 125%, तो 20 का अगर 120% करेंगे, 20 इंटू 125%, तो आएगा कितना 25 इंटू 600, तो आ जाएगा भाई कितना 600 नहीं 60 होगा, तो 1500 आएगा, ठीक है। तो जोड़ देते हैं 4, यहाँ आएगा कितना 4 6 3 2 2 3 6 4। तो इसका मतलब यहाँ भी देखिए ऑप्शन इसने सब गलत करके रखा है, 2 3 6 4। तो ये ऑप्शन आंसर आपका होगा 2 3 6 4 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें हो गया 15 120 का 125 मतलब 25 हो गया, 25 इंटू 6, ठीक है 1500, और इसमें 48 इंटू 20 का 90% लेंगे, जो होगा जोड़ के इतना आएगा, ठीक है बच्चों। तो कितना आया 2364 आपका सही जवाब होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर आपका आंसर कौन सा 2364, इसका मतलब है यहाँ पे आंसर नहीं है। चलते हैं फिर आगे, ऑप्शन गलत है। अंडर मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम, देखिए क्या बोला गया, स्टैंडर्ड है 300 यूनिट्स, ठीक है। फिर रेट ₹10 पर यूनिट, रेट क्या है ₹10 पर यूनिट। ए वर्कर प्रोड्यूस 270 यूनिट्स, 270 यूनिट बनाए हैं, कैलकुलेट हीज अर्निंग, उसका अर्निंग कितना होगा। क्या बोला है, अंडर मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम, स्टैंडर्ड equal to 300 units and rate equal to ₹10 per unit. A worker produces 270 units, तो इनका अर्निंग कितना होगा। चलिए देखते हैं फिर। चलिए नंबर 14 क्या बोला गया, अंडर मेरिक्स सिस्टम में करना है। स्टैंडर्ड आपको बोल दिए गए हैं, स्टैंडर्ड कितना, स्टैंडर्ड है आपका 300 यूनिट्स, रेट है ₹10 करके। एक वर्कर प्रोड्यूस 270 यूनिट्स, 270 बनाए हैं, तो कैलकुलेट हीज अर्निंग, उसका अर्निंग कितना होगा। मेरिक सिस्टम में क्या बोला गया है कि आप पहले एफिशिएंसी देखना है, जिसने बनाया है 300 तो उसका एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी इक्वल टू 270 बाई 300 इंटू 100 करेंगे तो एफिशिएंसी कितना आएगा, देख लेते हैं एफिशिएंसी कितना आएगा, 270 इंटू 100 डिवाइड बाई 300, तो आ गया 90% भाई। तो मेरिक के सिस्टम में क्या बोला गया, अगर 83 से ऊपर 100 तक अगर एफिशिएंसी होता है तो उसको 110% का रेट हिसाब से मिलेगा। तो इसमें देखिए कितना है उनका प्रोडक्शन कितना किए हैं, तो वेजेस कितना होगा कैलकुलेशन में, वेजेस इक्वल टू 270 इंटू जो रेट है, मतलब कितना रेट है ₹10 इंटू 110% करना पड़ेगा, 110% रेट मिलेगा। तो मतलब 270 इंटू हो जाएगा 11, तो 270 इंटू 11 करेंगे तो कितना आता है, 270 इंटू 11 कितना आता है भाई, 2970, 2970। चलिए ये सही जवाब है। अरे इनने तो ऑप्शन भी दिए हैं सही ऑप्शन, इतने में तो ऑप्शन गलत ही गलत था।
2970 आपका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? चलते आगे। नंबर 15, इन अ फैक्ट्री 2 वर्कर्स आर पेड डिफरेंटली। ठीक है, अलग अलग से दिया जाता है। कैसे? वर्कर ए अंडर टाइम रेट सिस्टम में दिया जाता है, वर्कर ए को पर आवर कितना काम किए हैं 48 आवर्स। वर्कर बी अंडर पीस रेट सिस्टम, वर्कर बी को पीस रेट सिस्टम ₹50 पर यूनिट, प्रोड्यूस 75 यूनिट्स। आपको पूछा गया है हु अर्न्स मोर एंड बाय हाउ मच। सिंपल है भाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, करके आ जाएगा। ए को कितना मिलेगा? ए को कितना मिलेगा भाई 80 रुपीज़ करके इंटू कितना आवर वर्क किए हैं 48। और बी को कितना मिला भाई? बी ने प्रोडक्शन किए हैं 75, रेट क्या है भाई ₹50, तो दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, तो आ जाएगा। तो 80 इंटू 48 3840। हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, हम जल्दी जल्दी करने के लिए कर रहे हैं, आपको भी जल्दी करना है लेकिन हम थोड़ा सा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते इसलिए जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन डिफरेंस क्या होगा। फिर इनको मिलेगा कितना 80 इंटू 48 तो आएगा 3840 और इनको मिल रहा है 3750। तो डिफरेंस कितना है भाई 3840। तो डिफरेंस हो गया भाई 90। देखिए इसमें भी ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन आपका 90 सही जवाब है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, काट देते हैं। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो इसका मतलब क्या है बी को ए से 90 रुपया कम मिला है। ठीक है भाई, बी को ए से 90 रुपया कम मिले हैं। चले आगे। देखते हैं क्या बोला गया। ये वर्कर इज पेड अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। ठीक है, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में पे किया जाता है, तो फिर उसको रेट जो दिया जाता है वो ₹15 पर यूनिट और वीकली आवर्स जो है वो 48 आवर्स काम करना पड़ता है। तो आप देखिए नॉर्मल आउटपुट पर आवर इक्वल टू 4 यूनिट्स आपको बोल दिया गया है। नॉर्मल आउटपुट पर आवर जो है वो 4 यूनिट्स है। ठीक है, आवर में 1 घंटे में 4 बनाते हैं। इफ वर्कर प्रोड्यूसेज 200 यूनिट्स, प्रोडक्शन की एक हफ्ते में 200 बनाए हैं। फाइंड हिज वेज एंड कमेंट वेदर ही मेट द स्टैंडर्ड आउटपुट और नॉट। चलिए देखते हैं वो स्टैंडर्ड आउटपुट में पहुँचे या नहीं पहुँचे या उससे ज़्यादा किए हैं, देखते हैं। तो देखिए पहले तो 1 घंटे में कितना बनाना है 4 यूनिट बनाना है। तो फिर भाई वीकली आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स कितना है 48 आवर्स। तो 48 आवर्स में उसने कितना बनाया है 200 बनाए हैं। ठीक है, तो कितना बनाना चाहिए था 48 आवर्स में स्टैंडर्ड आउटपुट इन 48 आवर्स कितना होना चाहिए 48 इंटू 4 होना चाहिए। तो कितना आएगा 192। दिखाई दे रहा है भाई 192 आएगा। लेकिन उसने कितना बनाया है एक्चुअल आउटपुट 200 है भाई। वो तो अबव स्टैंडर्ड है, पहले तो ये पता चल गया स्टैंडर्ड अबव स्टैंडर्ड है और उसको दिया जा रहा है कितना 15 करके और कितना बनाया है 200। कितना मिलेगा उसको 200 इंटू 15, क्योंकि स्टेट पीस रेट सिस्टम है, कोई डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम तो है नहीं, तो सीधा 3000 मिलेगा उसको। और उसका जो एफिशिएंसी लेवल क्या है अबव स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अबव स्टैंडर्ड तो मतलब 3000 मिला और उसका एफिशिएंसी अबव स्टैंडर्ड, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलते हैं आगे। एक हमने केस स्टडी लिए है जिसके आधार पे 2-3 क्वेश्चन हमने किए हैं। चलिए देखें फिर। ठीक है, देखते हैं फिर क्या क्वेश्चन लिए हमने। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, वर्कर्स वीकली रिकॉर्ड दिया गया आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कितना कितना करके उन्होंने बनाया है। इसका एक डिटेल्स आपको दिया गया है। स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे आपको दे दिए हैं कि 100 यूनिट्स। ठीक है, वो भी बता दिए हैं। पीस रेट क्या है, पीस रेट ₹10।
पर यूनिट, ठीक है। पीस रेट जो है ₹10 पर यूनिट है। अब फ्रॉम द बेसिस ऑफ द अबव मेंशन्स इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है, हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं इसको। चलिए, समझ में आया। अब क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, थोड़ा छोटा कर देते हैं तो आपको दिखाई देगा। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, बोला है कि भाई नंबर 17 में व्हाट विल बी द अर्निंग ऑन ट्यूसडे। अब ट्यूसडे में कितना अर्निंग होगा मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के हिसाब से मुताबिक। देखिए ट्यूसडे में कितना बनाया था उसने, ट्यूसडे में उसने बनाया है 110, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है, हमने बता दिए हैं कि स्टैंडर्ड आउटपुट आपका, अब इधर उधर भागे क्यों भाई, स्टैंडर्ड आउटपुट 100 है और उसने बनाया कितना 110। इसका मतलब है उसका जो लेवल है एफिशिएंसी लेवल 100 से ज़्यादा है। तो अगर 100 से ज़्यादा होता है तो उनको क्या रेट मिलता है, 120% ऑफ नॉर्मल रेट मिलता है। तो फिर उनको जो वेजेस मिलेगा कितना ट्यूसडे को, एक तो बनाया कितना 110 बनाए हैं, तो 110 वेजेस इक्वल टू कितना होगा 110 इंटू रेट क्या मिलेगा भाई उनको, रेट क्या मिलेगा, रेट है 10, उसका 120% है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है 110 इंटू 12 हो जाएगा, है ना, 10 का, तो इसका मतलब है कितना हो जाएगा 1320 होना चाहिए, ठीक है। 32 11, हाँ 12 इंटू 11 132 और 0, तो 1320। तो इसका मतलब है ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है क्या बोला गया, देखिए व्हाट विल बी द अर्निंग ऑन मंडे अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मंडे में कितना अर्निंग होगा टेलर डिफरेंस सिस्टम में, लोअर रेट 80% एंड हायर रेट 120% बोला गया। तो आप देखते हैं कि भाई मंडे को कितना बनाए थे, मंडे बोला है ना मंडे, हाँ देखिए मंडे में कितना बनाए गए थे, मंडे में बनाया है 90, 100 उसको स्टैंडर्ड है, बनाया है 90, इसका मतलब है बिलो स्टैंडर्ड है। अगर बिलो स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे बोला गया है मेरी टेलर का जो सिस्टम है उस हिसाब से उसको कितना मिलेगा 80% ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा। तो काम क्या करेंगे, उनका प्रोडक्शन है कितना भाई, प्रोडक्शन है 90, तो वेजेस इक्वल टू कितना होगा, वेजेस इक्वल टू 90 इंटू रेट क्या था 10 रुपया करके था, उसका 80%, इसका मतलब है 90 इंटू 10 का 80% मतलब 8, तो इसका मतलब है 720 हो जाएगा उसका अर्निंग। तो इसका मतलब है ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा, ठीक है बच्चों। ये था एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन। फिर आगे देखते हैं, लास्ट और भी कुछ क्वेश्चंस है इस मैथ्स है, इसमें कुछ मैचिंग भी हमने कुछ थोड़ा इसके ऊपर आधार पे मैचिंग भी लिए हैं। देखिए क्या बोला गया है कि कॉलम मैच करवा दीजिए किसका, हमने मेरिक का जो सिस्टम्स है ना, मेरिक का जो परसेंटेज वाला सिस्टम है वो हमने एक्चुअली लिए हैं इसको कॉलम बना के मैच करवाने के लिए। ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने का बहुत ही चांसेस है, इसलिए हमने लिया है। आउटपुट 83% से नीचे होगा तो फिर क्या रेट मिलेगा भाई, नॉर्मल रेट मिलेगा, तो इसका मतलब है 2 है ये। फिर आउटपुट बिटवीन 83 टू 100 होगा तो कितना मिलेगा भाई 110, मतलब ये 3 है। और अगर आपको अबव स्टैंडर्ड होगा तो मिलेगा कितना 120%, तो इसका मतलब है ये 1 है। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1, तो ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलते हैं आगे। नाउ अंडर टेलर सिस्टम, टेलर सिस्टम में क्या बोला गया है, स्टैंडर्ड आउटपुट आपको दे दिए गए हैं 5 पर आवर, रेट क्या है 20 पर यूनिट, ₹20 पर यूनिट के लिए दिया जाएगा। वर्कर प्रोड्यूस किए कितना 40 यूनिट प्रोडक्शन किए हैं इन अ डे, एक हफ्ते में कितना दिन, इन अ डे 10 घंटा, 10 घंटे की आवर्स था उसमें बनाया उसने 40। तो पूछा गया है लो रेट जो है 80% ऑफ 20 एंड हाई रेट जो है 120% ऑफ 20, टेलर्स का सिस्टम है। तो एफिशिएंसी क्या होगा, आपको सीधा सीधा पूछा है एफिशिएंसी क्या होगा, इतने सारे चीज़ का आपको जरूरत नहीं है, आपको तो जरूरत है भाई एफिशिएंसी क्या होगा। एफिशिएंसी के लिए क्या चाहिए आपको, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है और एक्चुअल आउटपुट कितना है, तभी जाकर एफिशिएंसी मिलेगा। तो स्टैंडर्ड आउटपुट
स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा भाई? स्टैंडर्ड आउटपुट ऐसे लिखा क्यों हो रहा है भाई उल्टा सीधा? जल्दी करो। स्टैंडर्ड आउटपुट ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा भाई? स्टैंडर्ड आउटपुट होगा 10 घंटे के लिए कितना बनाएगा? 5 पर आवर के लिए 5 पर आवर, 10 घंटे के लिए 50 होगा, और एक्चुअल कितना है भाई? 40 है। तो एफिशिएंसी क्या होगा? एफिशिएंसी है 40 बाई 50 इंटू 100 करेंगे। 40 बाई 50 इंटू 100 होगा, कितना होगा भाई? 40 बाई 50 इंटू 100 ये होगा 80%, है कि नहीं? 80% होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका 80% सही जवाब है। ठीक है बच्चों, 80% है आपका सही जवाब। चलिए आगे और बढ़ते हैं। इफ टाइम अलाउज, क्या बोला है? इफ टाइम अलाउज 50 आवर्स, ठीक है। ए वर्कर्स एफिशिएंसी लेवल इज 125%, ठीक है भाई। देन द टाइम टेकन कितना होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ज़्यादा झंझट में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए क्या करेंगे, 50 आपका टाइम अलाउड है और टाइम टेकन कितना कैलकुलेट करना है। तो ये जो 50 है ये 125% है, तो 100 कितना होगा? तो ऊपर 100 नीचे 125 करेंगे तो आपका टाइम टेकन आ जाएगा। काटे फिर 25 से काटेंगे 4, 25 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 10, इसका मतलब आ जाएगा 40 आवर्स, ठीक है। तो एक्चुअली 40 आवर्स जो है वो आपका टाइम टेकन बाय द वर्कर। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है भाई, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं चैप्टर 2 से, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। इससे पहले भी हमने काफ़ी एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन ये जो एमसीक्यूज है थोड़ा सा उनसे अलग ही था, हमको लगा अलग है, आप लोगों को भी ज़रूर ये महसूस होगा। ठीक है, तो ये कॉस्टिंग जो पार्ट है ये हमने यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर हम शुरू करते हैं टैक्सेशन वाला पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, टैक्सेशन वाला पार्ट शुरू करते हैं। एक ही लेक्चर में ख़त्म करना है, तो इसलिए एक ही लेक्चर में थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन हम इसी में ही कंप्लीट करेंगे। आप भी थोड़ा पानी पी लीजिए, पढ़ाई बहुत करना पड़ रहा है आपको। पता नहीं ये वीडियो जो है शायद 2 घंटे का बन जाएगा, है ना। चलिए क्या कर सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जितना फास्ट हो सके। चलते हैं आगे, फिर टैक्सेशन में आ गए हम। टैक्सेशन में भी काफ़ी क्वेश्चन हमने लिए हैं। हम थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बिताएंगे, जल्दी जल्दी भागेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इस चैप्टर से आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा होगा, मैथमेटिकल क्वेश्चन उस हिसाब से थोड़ा सा कम होगा। थियोरेटिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा होने का चांसेस है इस चैप्टर से। जो भी है तो फिर शुरू करें, चलते हैं फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले फिर चले। क्या बोला गया है? मैचिंग। पहले कुछ मैचिंग क्वेश्चन है जो सेक्शन दिया हुआ है उसी हिसाब से। तो देखिए फिर मैचिंग फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट कौन सा इसमें जाता है? इसमें आता है 1, इसी के साथ मैच होता है। ठीक है, तो बी का देखिए कैपिटल एसेट डेफिनेशन, ये भी सेक्शन 247 में बोला गया है ना। और सी का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये भी सेक्शन 48 में बताया गया है, तो ये भी इसी के साथ जाता है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, ये तो इसी में 55 में आता है। तो इसका मतलब आपका बी में सब मैच हो रहा है। बी आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, बी आपका सही जवाब है। ऐसे क्वेश्चन आपका आ सकता है, सेक्शन लेके इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तैयार रहिएगा। नेक्स्ट मैचिंग में क्या बोला गया है, देखते हैं क्या बोला गया है मैचिंग में। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स 1 ईयर के बाद अगर हम सेल करते, जस्ट 1 साल के बाद हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो ये आता है। तो इसका मतलब है आपका 4 होगा इसमें। ठीक है, तो फिर देखते हैं बी में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, मतलब लैंड होल्ड फॉर
30 मंथ ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा, ये सही बात है, क्योंकि 24 मंथ से ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म, तो ये होगा लॉन्ग टर्म। नॉट अ कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट्स नहीं है। कौन सा होगा कैपिटल एसेट्स? नहीं है। कौन सा कैपिटल एसेट्स आपका नहीं है? एग्रीकल्चरल लैंड, ये जो एरिया है एग्रीकल्चर रूरल, ये कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है। गोल्ड फॉर 4 ईयर, इसमें से थोड़ा सा ना, लैंड हेल्ड फॉर 30 मंथ्स, शेयर्स हेल्ड फॉर 15 मंथ, इसमें से गड़बड़ हो गया। ये मैचिंग में क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये ऑप्शन इधर उधर हो गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन इधर उधर हो गया। एक्चुअली में क्या है कि ये जो नॉट कैपिटल एसेट ये एग्रीकल्चर के साथ मैच होता है, एक ही साइड में ये बैठ गए हैं, तो इसका मतलब है ये थोड़ा सा मैचिंग जो प्रॉब्लम इसमें गड़बड़ हो गया, इसके साथ एक्चुअली इसी के साथ एडजस्ट होता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसका सॉल्यूशन हम नहीं दे सकते। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट और एक मैचिंग है, नंबर 3 में क्या बोला गया देखते हैं। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज कॉस्ट एडजस्टेड विथ इंडेक्स, हाँ ये सही बात है, एक के साथ ये जाता है। फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, किस में कैलकुलेशन? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल्स कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल। फिर क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इसी के साथ जाता है। और डिमांड डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज इनहेरिटेड एसेट्स, उसी को माना जाता है। अच्छा, डीम्ड एक्विजिशन जो होगा, डीम्ड एक्विजिशन जो होगा, एक मिनट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन, डीम्ड कॉस्ट जो है, एक मिनट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इनहेरिटेड एसेट्स फ्रॉम प्रीवियस, टैक्सेबल कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एसेट इम्प्रूवमेंट, एसेट इम्प्रूवमेंट के लिए कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इसी के साथ जाता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल्स कंसिडरेशन, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है, पकड़ लेना पड़ेगा, और इसके साथ ही जाता है, तो इसका मतलब है ये आपका सही जवाब है। डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कॉस्ट हमको नहीं पता चलता, मान लेते हैं कि इतना कॉस्ट था, क्योंकि ये तो इनहेरिटेंस से मिला है, पैसा तो दिया नहीं है, इसलिए नहीं पता चला। ठीक है, चले आगे। नाउ असर्शन रीजनिंग, नंबर 4 क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग। क्या बोला गया? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII इज यूज्ड टू एडजस्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। सही बात है भाई, ये तो सही का बात है। और CII इज इंट्रोड्यूस टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ द, ये भी सही बात है, तो दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। चले आगे, नंबर 5 में क्या बोला है? असर्शन रीजनिंग, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरियाज इज़ नॉट ए कैपिटल एसेट। ठीक है, रूरल एरिया का जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल एसेट नहीं है, सही बात है। फिर इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट कैपिटल गेन्स, ये भी सही बात है, सारे एक्सप्लेनेशन है, तो ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6 में। 6 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? 6 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्या बोला है? मूवेबल प्रॉपर्टी ज्वेलरी है, फिर यहाँ डैश लगा हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग है तो भरा हुआ है, तो इसमें से कौन सा आएगा? शेयर्स, पेंटिंग्स, एग्रीकल्चर लैंड, व्हीकल। व्हीकल आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो व्हीकल आपका सही जवाब होगा। ठीक है, सही है। आगे चलते हैं। ऑब्जर्व द, नंबर 7 में क्या बोला गया कि ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो क्या होगा इसमें से देखिए, सेल्स, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, गिफ्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन? सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, गिफ्ट,
गिफ्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं बी, सॉरी बी क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट आते हैं 8, सॉरी 8 को बी के जैसा लग रहा है। नंबर 8 में क्या बोला गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज पर्सनल इफेक्ट एंड नॉट ए कैपिटल एसेट। इसमें से कौन सा है जो पर्सनल इफेक्ट है वो कैपिटल एसेट नहीं है। तो ये एक्चुअल में क्या है, फर्नीचर जो यूज़ करते हैं हम घर में, ये ठीक है, ये होगा आपका ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल बिलोंगिंग्स विल बी कंसीडर्ड एज अ कैपिटल एसेट। इसमें से पर्सनल कौन सा चीज़ है जिसको कैपिटल एसेट माना जाएगा। गोल्ड ऑर्नामेंट्स, डेली वेयर नहीं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, क्योंकि सोने का जो चीज़ है वो आपका कैपिटल एसेट्स है, ठीक है, पर्सनल इफेक्ट उसमें नहीं आएगा। दिखाई दे रहा है भाई आपको। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट। इसमें से कौन सा है जो कैपिटल एसेट्स नहीं है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, यही तो सही बात है, ठीक है, सही बात है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स मीन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स किसको बोलेंगे। एसेट्स हेल्ड 12 मंथ्स और लेस इन केस ऑफ शेयर, सही बात है। और एसेट्स हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ्स, नहीं ये नहीं शॉर्ट टर्म। एसेट्स हेल्ड फॉर 36 मंथ्स और लेस इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ ये सही बात है, ठीक है। तो ए एंड सी आर सही जवाब है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, नंबर 12, कैपिटल गेन इज चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर। कौन सा ईयर में कैपिटल गेन्स चार्ज किया जाता है। इन व्हिच एग्रीमेंट सेल और साइन, इन व्हिच पोजीशन ऑफ एसेट्स इज हैंडेड ओवर, इन व्हिच ट्रांसफर टेक्स प्लेस, इन व्हिच पेमेंट इज रिसीव्ड। एक्चुअली इन व्हिच ट्रांसफर टेक्स प्लेस, जिसमें ट्रांसफ़र होगा जिस ईयर में उसी का लिया जाएगा, ठीक है। अरे कहाँ भाग रहे हैं भाई। चलते हैं आगे। नंबर 13 में क्या बोला गया है, व्हिच वन इज डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें से कौन सा है जो डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। एसेट्स रिसीव्ड एज गिफ्ट, पेमेंट कंसिडरेशन, एक्विजिशन थ्रू सेल्फ कंस्ट्रक्शन, नहीं, इसमें ऑप्शन आपका जो गिफ्ट में मिला है, ठीक है, जो गिफ्ट में आपको मिला है वो होगा आपका डीम्ड एक्विजिशन, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया जाएगा उसका। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नंबर 14 में द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन इज, कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। सेल्स वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट प्लस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, हाँ ये ऑप्शन आपका सही जवाब है, यही सही है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा सा हमने टफ लिया, एक्चुअली क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपका ज़्यादा कुछ इसमें से आने का चांसेस कम है, फिर भी हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, थोड़ा सा टफ होगा इसमें, ठीक है। मिस्टर ए परचेज ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑन अप्रैल में परचेज किए हैं 2010 में 4 लाख में। ही सोल्ड इट इन जून 2024 फॉर ₹12 लाख में उसको बेच दिए गए हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट इंडेक्स आपको दे दिए गए हैं और आपको पूछा गया कि भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं फिर। तो एक तो ये लॉन्ग टर्म में है, जून महीने में सेल हो रहा है 24 में और ख़रीदा गया कब, अप्रैल 10 में। तो दोनों का जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स देखना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेशन होगा, इसमें से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैपिटल गेन इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने में सेल किए, 12 लाख में, ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कितना है भाई, 4 लाख में खरीदा था, लेकिन अभी उसका कॉस्ट ऑफ इंडेक्स क्या हो गया 3363 करेंगे, डिवाइड बाई 167 करेंगे, करके निकालेंगे, फिर उसके बाद हिसाब होगा। इसमें हम कैलकुलेट यूज़ करेंगे कैलकुलेटर कुछ जल्दी करने के लिए। तो 4 लाख
इंटू 363 डिवाइड बाई 167। अब ये तो फ्रैक्शन में आएगा 8696946। तो इसमें से मतलब इसमें से 12 लाख माइनस कर देंगे तो 3,30,000 के आसपास आ रहा है, इक्वल टू ये आएगा आपका 3,30,538 ऐसे कुछ ऐसे करके आएगा, 5389 ऐसे कुछ फ्रैक्शन में आएगा आपका 539 ऐसे कुछ आएगा। लेकिन यहाँ पे नज़दीक जो ऑप्शन आपके पास मिलेगा उसी को आपको करना है। तो ये ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। कैसे करेंगे आप, पहले टोटल जो सेल्स वैल्यू है उससे इंडेक्शन कॉस्ट आपको निकाल लेना पड़ेगा, करके आप माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको लाना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मिस्टर बी परचेज शेयर्स इन जून 2023 कितने में खरीदे हैं, 15 लाख में, नहीं सॉरी 1,15,000 में खरीदे हैं, और सोल्ड देम इन मार्च 2024 में उसने बेच दिए हैं। तो इसका मतलब है 12 महीना तो हुआ नहीं है, तो ये आपका जो है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है। तो उनका प्रॉफिट कितना हुआ, कैपिटल गेंस के प्रॉफिट कितना हुआ, देखिए इसमें तो सीधी सी बात है, 1.5 लाख उसको मिला है, बेच के उनको 1.5 लाख मिला है, मतलब STCG कितना होगा, 1.5 लाख उनको मिला है, और उसने खरीदा था कितने में, सॉरी उल्टा लिख दिए हम, 1.5 लाख में खरीदा था। STCG कितना होगा फिर, STCG इक्वल टू उसने खरीदा था 2,40,000 में और बेचा है कितने में, 1,50,000, सॉरी उसने बेचा है 2,50,000 में और खरीदा है 1,50,000 में। तो इसका मतलब है 90,000 हो रहा है, 90,000 है ना, 90,000 उनका प्रॉफिट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। चलिए और आगे देखते हैं। नंबर 17 में क्या बोला गया है, मिस्टर ए परचेज्ड ए हाउस इन अप्रैल में खरीदा 2023 में 30 लाख में खरीदा है, सेल किए हैं जुलाई 2024 में। ये भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस ही हो रहा है, और इसके लिए कितने में सेल किए, 35 लाख में बेचे हैं, एक्सपेंसेस भी किए हैं 50,000। तो इनका STCG कितना होगा, STCG कितना होगा भाई, STCG होगा जैसे कि 35 लाख में बेचे हैं, इसमें से माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 30 लाख में खरीदा प्लस 50,000 खर्चे किए हैं, ये भी छूट मिल जाएगा। तो इसका मतलब है 35 से 30,50,000 मतलब आपका 4,50,000 आंसर होगा। तो 4,50,000 और 4,50,000 आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चले आगे। नेक्स्ट क्या बोला गया देखिए 18, मिस्टर सी परचेज्ड गोल्ड इन मई 2021 में गोल्ड सोने खरीदे हैं, कितने में, 3 लाख में खरीदे हैं। ठीक है, एंड सोल्ड 2023 में उसको बेचे हैं फॉर कितना, 4,50,000 में। ठीक है, तो CII दे दिया 2021-22 का दे दिए हैं और 2023-24 का भी दे दिया। देखिए आप खरीदा कब, मई में खरीदे हैं, ठीक है ना, मई 2021 में खरीदे हैं, 21 से 1 साल, 22 का मई 1 साल हो गया, फिर 23 का मई 2 साल हो गया, है ना। तो बेचा कब, 23 का जुलाई में, तो मतलब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हो गया। तो ऐसे इसको कॉस्ट लगाना ही पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेचा कितने में, 4,50,000 में, तो गेन कितना होगा, गेन होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4,50,000 माइनस 3 लाख इंटू इंडेक्शन कॉस्ट लगाना पड़ेगा। तो 348/317 ऐसे करना पड़ेगा। तो कितना आएगा देख लेते हैं, 3 लाख इंटू 348 डिवाइड बाई 317 कितना है भाई, 329337 ऐसे कुछ आएगा। फिर माइनस करेंगे 4,50,000, फिर आया 1,20,600 समथिंग यहाँ, या
20,600 समथिंग आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, 1,20,000 समथिंग आ रहे हैं। कितना था, हाँ नहीं गलत हो गया है भाई, ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, तो इसका मतलब है इसके लिए 36 मंथ्स, सही बात है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस नहीं होगा, ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। इसके लिए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस नहीं होगा, ये STCG होगा, क्योंकि ये इसके लिए क्या होता है 36 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर गहने हैं तो गोल्ड है, ठीक है, ज्वेलरी के लिए। तो इसका मतलब है सीधी सी बात है 4,50,000 से आप माइनस कर दीजिए 3 लाख। टाइम वेस्ट हो गया भाई, इसमें हमने ध्यान नहीं दिया। तो 1,50,000 आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, 1,50,000 आपका आंसर होगा। ये थोड़ा चालाकी किए हैं आपके साथ, हमारे साथ भी चालाकी कर दिए हैं, हम भी थोड़ा ध्यान नहीं दिए और LTCG निकाल दिए। STCG होगा और ये होगा 1,50,000 होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? चलिए ऐसे कर सकते हैं आपके साथ धोखाबाजी। आप तैयार रहिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन ठीक से, ठीक है। अच्छा, नंबर 19 में क्या बोला गया है, मिस्टर डी इनहेरिटेड लैंड फ्रॉम हिज फादर। उनके फादर से मिला है उनको कितना, 2 लाख। कब मिला, 2012 में मिला। फादर हैड परचेज्ड इट इन अप्रैल 2000 में खरीदा था, कितने में, 2 लाख में खरीदा था। तो मिस्टर डी सोल्ड द लैंड अप्रैल 2024 में बेच दिए। ये तो भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हुआ ही। तो आपको बोला गया है कि भाई आपका LTCG कितना होगा, लॉन्ग टर्म ही होगा, LTCG कितना होगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। कितने में बेचा, 20 लाख में। अब तो समझ में आ ही गए होंगे कैसे कैलकुलेशन करना है। 20 लाख में खरीदा, माइनस करेंगे कितना, कॉस्ट से जो हम एडजस्ट कर देंगे। कैसे खरीदा था, कितने में, 2 लाख में खरीदा था। तब कितना था, 100 था, और अभी कितना है, 363 है, और तब 100 था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, ये तो 20 लाख, कितना हो जाएगा, 2 लाख इंटू 363 डिवाइड बाई 100, तो -7,26,000। तो माइनस कर देते हैं, -20 लाख। ठीक है, 12,74,000। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए आपका, ये आ गया आपके पास 12,74,000। तो ये ऑप्शन आपके पास आ गया, ए सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चले और एक क्वेश्चन इस चैप्टर से है, मैथमेटिकल क्वेश्चन, लास्ट है इस चैप्टर का क्वेश्चन। मिस्टर एक्स परचेज्ड अर्बन लैंड इन अप्रैल 2020 फॉर 10 lakhs एंड सोल्ड इट इन मई महीने में सोल्ड कर दिया इसको फॉर 18 लाख में सेल कर दिए। तो एक्सपेंस कब सेल किए हैं, देखिए खरीदा 20 में और बेचा 24 में। लैंड है भाई, ये तो लॉन्ग टर्म हो गया है। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र कितना, 50,000 किए हैं। तो फिर देखिए इसमें था 301, अभी कितना होगा, 363। ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप खुद ही कर सकते हैं इसको। ठीक है, अभी ऐसे ही कैलकुलेट करना है आपको, ऐसे ही करना पड़ेगा। LTCG क्या होगा, फिर क्या होगा LTCG, उसने एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र में किए। ठीक है, तो फिर कितना होगा, बेचा कितने में, 18 लाख में बेचा। ठीक है भाई, 18 लाख में बेचा, माइनस करेंगे कितना, एक तो 10 लाख में खरीदा था, इनटू कितना होगा, 363/301 ए, और साथ में और कितना, 50,000 उसने और एक्स्ट्रा खर्चा भी किए हैं, ट्रांसफ़र में खर्चे किए हैं। तो इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 1,80,000, सॉरी 18 लाख है ना, 18 लाख माइनस इसमें कितना आता है, देखिए 10 लाख को
10 लाख इंटू 363 डिवाइड बाई 301, अरे गड़बड़ हो गया, 18 लाख 10 लाख डिवाइड बाई 301 इंटू 363, ठीक है। तो प्लस 50,000 भी इसके साथ जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 12,55,980, 12,56,000 भी बोल सकते हैं। अच्छा, 12,55,980, तो इससे माइनस कर देते हैं, कितना आएगा देख लेते हैं, 1,18,00,000, ठीक है। फिर कितना आएगा, 18 लाख 18 जीरो बढ़ गया है, सॉरी, 18 लाख माइनस 1255980, हाँ, तो 54420, तो इसका मतलब है ऑप्शन आपका ए सही जवाब है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। इसका मतलब चैप्टर 3 मतलब टैक्सेशन का चैप्टर 1 ख़त्म हुआ। अब हम चलेंगे चैप्टर 2 में, जो कि लास्ट चैप्टर है, लेकिन उसमें हमने काफ़ी मैथमेटिकल क्वेश्चन भी लिए हैं, क्योंकि उसमें से मैथमेटिकल क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में, ठीक है बच्चों। चले, बहुत ही लंबा वीडियो चल रहा है, क्या कर सके हम, आपके लिए करना ही पड़ा। चले थोड़ा जल्दी भागते हैं फिर, है ना, जल्दी भागेंगे। क्वेश्चन ए में क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन आप ए पढ़ लीजिए, फटाफट पढ़ लीजिए, फटाफट आंसर करते हैं। क्वेश्चन ए में क्या बोला गया है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी फुल्ली टैक्सेबल अंडर, हाँ ये है 3, ठीक है, इसके अंदर आएगा 3। फिर क्या बोला गया है, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है, एक्चुअली डिविडेंड का तो अभी नहीं मिलता है, छूट जो भी है, पहले कुछ था ऐसे ऑप्शन, तो इसलिए ऑप्शन दिए हैं बी, एक्चुअली टैक्स फ्री अप टू सम लिमिट, सर्टेन लिमिट तक था। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पार्शियली टैक्सेबल अंडर स्पेशल रेट्स, गिफ्ट रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, तो गिफ्ट अगर आपके पास मिला है विदाउट कंसिडरेशन में तो क्या होगा फिर, टैक्सेबल एक्सीड्स 50,000 ही नहीं यार, तो इसके साथ ये जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके साथ 1 जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है ना, ये अभी एक्चुअली फुल्ली टैक्सेबल हो गया है, ये कुछ छूट खास तौर से नहीं है, जो भी है, फिर भी हम इसको ये ऑप्शन यहाँ से लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए सेक्शन 56 to 10 ये किस में आता है, स्पेशल टैक्स में आता है, मतलब इसके लिए 4 है। और सेक्शन 10-15, सेक्शन 10-15 में क्या आता है, देखिए टैक्स फ्री इंटरेस्ट ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, ठीक है, 10-15 में ऐसे कुछ छूट मिलता है, तो इसका मतलब है ये है 2। फिर सेक्शन 194A, सेक्शन 194A में TDS ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़, इसमें आता है 3। और सेक्शन 115BB मतलब टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी में आता है, तो ये आता है 1, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए सेक्शन आप जरूर याद कीजिएगा, सेक्शन से क्वेश्चन आपको आएगा। नेक्स्ट आते हैं असर्शन रीजनिंग में, क्या बोला गया है कि भाई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज ऑलवेज फुल्ली नहीं, ये गलत बात है। और क्या बोला गया है, ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट इनकम आर इंक्लूडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम विदाउट एनी एक्सेप्शन, हाँ ये भी सही बात है।
ठीक है, ये सही है। तो इसका मतलब है ये गलत, रीजन सही है, तो इसका ये डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, गिफ्ट रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन एक्सीडिंग 50,000 आर टैक्सेबल। सही बात है, सही बात है, ट्रू है। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स आर ऑलवेज टैक्सेबल इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। ये तो गलत है भाई, क्योंकि टैक्सेबल नहीं है ना रिलेटिव से अगर मिलता है तो इसका मतलब है सी ऑप्शन आपका सही है, ये सही है, आर फॉल्स है। नेक्स्ट आते हैं डायग्राम। क्या क्वेश्चन बोला है भाई, डायग्राम में बोला है कि ये दिया है, देखिए आप स्ट्रक्चर में डायग्रामिकली दिए हैं और उसके नीचे क्वेश्चन पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑल ब्रांचेज ऑफ इनकम आर टैक्सेबल अंडर द हेड इन सेम सेक्शन। ये देखिए, हाँ ये भी आता है, ये भी, हाँ इट इनकम अदर सोर्स में ही आता है। और बाकी ओनली इंटरेस्ट सिक्योरिटी ना विनिंग फ्रॉम लॉटरी एक्सेप्ट नहीं। इसमें से सही जवाब आपका ए है, क्योंकि ये जो बाकी जितने जो दिए हैं सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर ही आते हैं। तो ये ऑप्शन आपका जो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्योंकि ये सभी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, हमने ट्राई किए आपके लिए कैसे कुछ क्वेश्चन दे दे। तो नाउ नंबर 6 में क्या बोला गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें से कौन सा है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है भाई, एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम तो नहीं आता है, इसको छूट है। चले आगे आगे जल्दी जल्दी भागे। ग्रॉसिंग अप ऑफ नेट इंटरेस्ट इज डन टू। ग्रॉसिंग ऑफ नेट इंटरेस्ट इज डन टू क्यों करते हैं, कंप्यूट द टैक्स ऑन टोटल इंटरेस्ट ऑन। हाँ, ग्रॉसिंग कर लेना पड़ता है, ग्रॉस के ऊपर ही तो कैलकुलेशन होता है ना। तो ये सही जवाब है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया आपको, टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कॉसवर्ड, प्राजल, कार्ड गेम्स एंड हॉर्स रेसेस इज। क्या है इसमें से, ऑप्शन क्या पूछा गया आपको, देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं। बोले टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स एंड हॉर्स रेसेस इज क्या है, एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 10, इंक्लूडेड अंडर कैपिटल गेन्स, टैक्स्ड एट फ्लैट रेट ऑफ 30%, टैक्सेबल ओनली इफ अबव। नहीं, ये सही बात है, बी आपका सही जवाब है। इसमें 30% फ्लैट रेट में ही टैक्स काटा जाता है। ठीक है बच्चों, ये सही जवाब है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, जल्दी भागते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस कैनॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें से कौन सा है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से डिडक्टेड नहीं किया जाता है। ठीक है, कौन सा है भाई, बैंक कमीशन ऑन इंटरेस्ट ऑन कलेक्शन, ब्रोकरेज ऑन सिक्योरिटीज, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ टैक्स पेयर। जरूर पर्सनल एक्सपेंसेस कुछ कर दिया आपने, उसको कैसे छूट मिल जाएगा आपको, नहीं मिलेगा ना। ये ऑप्शन आपका सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच टाइप ऑफ इनकम इज ऑलवेज टैक्स्ड विदाउट एनी डिडक्शन। इसमें से कौन सा है कोई डिडक्शन के अलावा ही टैक्सेबल हो जाता है। भाई विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। ठीक है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी भाई। ठीक है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। नेक्स्ट होता है नंबर 11, टैक्स फ्री इंटरेस्ट इंक्लूड्स। इसमें से कौन सा है जो टैक्स फ्री, 8% सेविंग्स बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिवेंचर इशूड बाय ए कंपनी। नहीं, एक्चुअली 8% सेविंग्स बॉन्ड जो है वो उसमें टैक्स फ्री होता है, टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलते हैं आगे, नंबर 12, व्हिच सेक्शन डील्स विथ टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। इसमें से कौन सा सेक्शन है जिसमें टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज में डील करते हैं, वो है 194A। ठीक है बच्चों, सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। रिसिप्ट्स विदाउट कंसिडरेशन इज टैक्सेबल इफ। कब टैक्सेबल होगा, इफ क्या है, इफ
रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स अबव 50,000, हाँ रिसीव विदाउट कौन, ये होगा आपका ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन चाहिए आपका। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज कंप्यूटेड बिफोर ग्रॉसिंग अप, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज कंप्यूटेड बिफोर ग्रॉसिंग अप। ग्रॉसिंग अप इज नेसेसरी बिकॉज, क्यों नेसेसरी है, ग्रॉसिंग अप क्यों करते हैं हम एक्चुअल में, टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स एंड नेट अमाउंट इज रिसीव्ड इज लेस देन ग्रॉस, राइट, यही बात आपका सही जवाब है, ठीक है, क्योंकि टैक्स काट के हमको देते हैं ना, तो भी टैक्स कितना होगा कैलकुलेशन करने के लिए ग्रॉस करना ही पड़ेगा, तब तो जाके हम टैक्स कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब देखिए, अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिए हैं, अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिए हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए फिर शुरू हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, क्या बोला है देखिए, मिस्टर एक्स ओन ए लॉटरी, 50 लाख का लॉटरी जीते हैं, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही पेड, कितना पेड किए, 2 लाख पेड किए। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, थोड़ा सा बड़ा कर ले आपके लिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है भाई आपको। 50 लाख का लॉटरी जीते हैं और उसने कुछ खर्चे किए हैं, 2 लाख खर्चे किए, इनकम टैक्स ऑन दिस विनिंग, व्हाट विल बी द टैक्सेबल इनकम अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, में कितना टैक्सेबल इनकम होगा। भाई इसमें जो भी कर लो कोई छूट नहीं मिलता है, जितना आपका ग्रॉस अमाउंट आपको मिलेगा वही आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा, तो इसका मतलब है ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलते हैं आगे। ए टैक्स पेयर रिसीव्ड 10 lakhs एज इंटरेस्ट ऑन NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में मिला है, ठीक है, तो बोला है कि भाई TDS ऑफ इसका कितना 1 लाख वॉज डिडक्टेड एट सोर्स, तो कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम कितना होगा, दोनों को जोड़ देना पड़ेगा। भाई यहाँ पे 10 लाख उनको मिला है, 10 लाख उनको मिला है और कार्ड लिए कितना, TDS कार्ड लिए 1 लाख, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 लाख हो जाएगा, है कि नहीं भाई। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन आपका ए सही जवाब है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर जल्दी भागेंगे थोड़ा सा। मिस्टर ए रिसीव 3 lakhs एज डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, 50,000 एज इंटरेस्ट फ्रॉम ए टैक्स फ्री बॉन्ड, टैक्स फ्री बॉन्ड से मिला है, ठीक है, तो डिटरमाइन हिज टैक्सेबल इनकम अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हिसाब से उसका कितना टैक्सेबल होगा। देखिए एक तो बात है कि भाई ये 50,000 तो बोल ही दिया आपको, इंटरेस्ट जो मिला है वो टैक्स फ्री बॉन्ड है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, ये जो डिविडेंड 3 लाख उसको मिला है वही टैक्सेबल होगा, तो इसका मतलब है ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलते हैं आगे। नाउ 18, मिस्टर पी ओन्स अ records, he incurred expenses 5 lakhs and earned 12 lakhs from race winning, सॉरी हमने गलत स्पेलिंग पढ़ दी, रेस हॉर्स, इसमें थोड़ा सा एक साथ हो गया तो इसमें गलत हो गया, सॉरी भाई, रेस हॉर्स था, तो मिस्टर पी ओन्स अ रेस हॉर्स, ही incurred expenses 5 lakhs and earned 12 lakhs from race winning, what is the taxable income under the income from other source, तो कितना टैक्सेबल इनकम उसका होगा, तो 5 लाख उसका एक्सपेंसेस उसने इनकर्ड किए हैं और 12 लाख रेस में उनको मिला है, ही इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ ₹5 lakhs and earned इतना फ्रॉम winning, व्हाट इज़ द टैक्सेबल अमाउंट इनकम ऑफ अंडर दिस। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें छूट तो भाई नहीं मिलता है, क्योंकि जितना हॉर्स रेस में मिलेगा
तो उसको उतना ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि जो हॉर्स मेंटेनेंस के लिए खर्चा होता है हॉर्स में तो वो छूट मिलता है। तो एक्सपेंसेस जो है उस पर्पस में मेंशन नहीं किए, तो इसमें कन्फ्यूजिंग कर दिए। पी ओन्स उनका अपना हॉर्स है, ही इनकर्ड एक्सपेंसेस इतना एंड अर्न इतना फ्रॉम द रेस विनिंग, व्हाट इज़ द टैक्सेबल इनकम अंडर इनकम। अगर हम इसको मान लेते हैं कि उसका मेंटेनेंस का खर्चा था, हॉर्स का मेंटेनेंस का अगर खर्चा वो लेते हैं, मेंटेनेंस होता है तो उसके लिए अगर खर्चा होता है तो फिर ये 12 लाख से 5 लाख माइनस करके आपका 7 लाख से ही जवाब होगा। अगर ये हॉर्स रेस के लिए खर्चा होगा तो नहीं मिलेगा, हम मान लेते हैं कि ये हॉर्स मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि उनका खुद का हॉर्स है तो पूरा साल उसने उसको मेंटेनेंस किया, इसलिए उसको खर्चा हुआ 5 लाख, तो उसका वो छूट मिलेगा। तो इसका मतलब है 7 लाख आपका सही जवाब होगा, 12 लाख से 5 लाख माइनस हो जाएगा। चलते हैं आगे। ए टैक्स पेयर रिसीव 2 लाख एज इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, 2 लाख उनको मिला है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट। ही ऑल्सो पेड 20,000 एज कमीशन फॉर मैनेजिंग द डिपॉजिट्स, ठीक है। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम, तो इसमें क्या होगा, जितना उसको मिला है उससे 20,000 जो उसने कमीशन मिलाने का जो खर्चा किए हैं मैनेजिंग द डिपॉजिट, तो वो खर्चा उसको छूट मिलेगा। तो इसका मतलब है 1,80,000 होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर आर रिसीव 1,50,000 एज विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स, ठीक है। ही स्पेंड 10,000 ऑन पार्टिसिपेशन फीस, व्हाट इज़ द टैक्सेबल अंडर इनकम सोर्स। इसमें देखिए इनको ना कोई छूट तो मिलेगा नहीं भाई, है ना। क्रॉसवर्ड पजल में जो खर्चा करते हैं उसके लिए क्रॉसवर्ड पजल का जो खर्चा है, हाँ मिलेगा। ये एक्चुअली क्रॉसवर्ड पजल का जो खर्चा उसने किया है उसको तो नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा सही जवाब, सीधी सी टैक्सेबल हो जाएगा। एक मिनट, क्रॉसवर्ड पजल में उसने 10,000 पार्टिसिपेशन खर्चे किए हैं, नहीं मिलेगा भाई, फुल्ली टैक्सेबल होगा, कोई छूट नहीं आएगा। चलिए, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अर्न बाय मिस्टर एस इज 3 लाख, expenses of ₹50,000 are disallowed under income tax provisions, taxable income will be, तो taxable amount कितना होगा। तो इसमें बोला है कि भाई 3 लाख उसको मिला है, एक्सपेंसेस 50,000 आर डिसअलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजन, डिसअलाउ है तो फिर कैसे मिलेगा उसको, तो बी ऑप्शन होगा, टैक्सेबल अमाउंट 3 लाख ही हो जाएगा उसको, ठीक है। डिसअलाउ कर दिया तो फिर। नेक्स्ट, मिस्टर बी रिसीव 5 lakhs फ्रॉम ए फ्रेंड एज गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन, हाउ मच इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो कहाँ से मिला उसको, रिसीव ए फ्रेंड से मिला है, अगर दोस्त से मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा 5 लाख, ठीक है। ये कंपनी पेज 1,20,000 एज बोनस टू मिस्टर सी, TDS ऑफ 12,000 इज डिडक्टेड, कंप्यूट ग्रॉस ऑफ इनकम। तो इसमें देखिए 1,20,000 दिए हैं, 12,000 TDS काट लिए हैं, तो जोड़ देंगे 1,20,000 उसके साथ 12,000 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1,32,000 हो जाएगा, है ना, 1,32,000। तो ऑप्शन कौन सा है भाई, सही, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इंटरेस्ट अर्न ऑन ए पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF कितना, 80,000, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम, इसमें उनका टैक्सेबल इनकम क्या होगा। एक्चुअली PPF अकाउंट में जितना इंटरेस्ट मिलता है वो बिल्कुल छूट होता है, तो इसलिए मतलब टैक्सेबल अमाउंट 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर डी रिसीव्ड 4 lakhs फ्रॉम हॉर्स रेसेस विनिंग एंड इनकर्ड 1,50,000 एज एक्सपेंसेस मेंटेनिंग द हॉर्सेस, कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो
उनको मिला 4 लाख और हॉर्स मेंटेनेंस का खर्चा 1.5 लाख, तो माइनस कर देंगे 2,50,000 टैक्सेबल हो जाएगा। एक्चुअली मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो छूट मिलता है। पिछले क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं किए थे तो हम एज्यूम कर लिए कि वो मेंटेनेंस कॉस्ट था, तो इसलिए टैक्सेबल अमाउंट 2,50,000, देखो उसको भी हमने मान लिए थे मेंटेनेंस खर्चा, इसलिए उसमें भी हमने डिडक्ट किए, नहीं तो नॉर्मली उनको पार्टिसिपेट करने का खर्चा होता तो नहीं लेते। चलिए नंबर 26 में क्या बोला गया है, ए टैक्स पेयर रिसीव 6 लाख एज इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज एंड पेड 60,000 एज कमीशन, एक्सपेंसेस आर अलाउड, ठीक है, तो इसमें टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? नंबर 26 में टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा भाई? देखिए 6 लाख मिला है और उनको अलाउ है एक्सपेंसेस जो है सिक्योरिटीज़ का जो एक्सपेंस है 60,000, तो इसको माइनस कर देंगे तो 6 लाख माइनस 60,000 इक्वल टू 5,40,000। ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मिस्टर के रिसीव 2 लाख एज विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स, ठीक है, तो एक्सपेंसेस ऑफ 25,000 वेयर इनकर्ड टू पार्टिसिपेट, तो उनका टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा भाई? कौन सा नंबर? 27। देखिए इसमें 25,000 जो है एक्सपेंसेस छूट नहीं मिलेगा कार्ड गेम में, तो फुल्ली टैक्सेबल मतलब 2 लाख ही होगा आंसर, ठीक है। नंबर 28 में मिस्टर एल रिसीव्ड 1 लाख एज इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड एंड 50,000 एज इंटरेस्ट ऑन अ कॉरपोरेट बॉन्ड, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, तो इनका टैक्सेबल इनकम कितना होगा? चलिए देखते हैं। ये एक्चुअली बोला है टैक्स फ्री, तो ये तो टैक्स फ्री होगा तो मतलब ये टैक्सेबल नहीं होगा, सिर्फ ये 50,000 जो है वो टैक्सेबल है, तो इसका मतलब है 50,000, मतलब ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट, ए पर्सन रिसीव 3 lakhs एज गिफ्ट फ्रॉम ए रिलेटिव एंड 2 lakhs फ्रॉम ए नॉन रिलेटिव, टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? अब भाई रिलेटिव से अगर मिलता है तो आपको पता है छूट है ना, जो रिलेटिव से मिला है ये जो 3 लाख है ये आपको टैक्सेबल नहीं है, छूट है, लेकिन 2 लाख जो दूसरे से मिला है वो टैक्सेबल है, तो इसका मतलब है 2 लाख आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा। चलिए और आगे देखते हैं। और कि ख़त्म हो गया क्या? मिस्टर एम रिसीव 10 लाख एज लॉटरी विनिंग, ही पेड रुपीज़ 1 लाख फॉर टिकट परचेजिंग एंड 50,000 एज डोनेशन टू चैरिटी, कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम, तो टैक्सेबल इनकम कितना होगा इनका? देखिए इसमें कोई छूट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, जितना उसको मिला है वो पूरा ही उसका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 10 लाख फुल्ली उनका टैक्सेबल होगा। लेकिन ना इसमें जितने क्वेश्चन हमने अभी देखा जो लिए हैं हमने जल्दीबाजी में लिए हैं, कुछ क्वेश्चन मेरे को लगता है कि इम्पॉर्टेंट और छूट गया है, थोड़ा सा आइडिया देके हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। जैसे कि एक फैमिली पेंशन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। फैमिली पेंशन के ऊपर और सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको जस्ट याद दिलाने के लिए हम अभी क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं करेंगे, आपको जस्ट याद दिला लेंगे कि भाई फैमिली पेंशन के केस में क्या होता है, आपको बता देते हैं, इसको याद रखना है। फैमिली पेंशन से केस में क्या होता है कि भाई छूट जो मिलता है 15,000 मैक्स और मतलब बोला जाता है कि भाई 1/3 ऑफ अमाउंट रिसीव्ड और 15,000, इसमें से जो छोटा होगा वो आपको छूट मिल जाएगा, ठीक है। लिस्ट जो होगा, लिस्ट ये आपको बता दिया, आपको याद रखना है, ये आपको छूट मिल जाएगा, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज होगा। और एक क्वेश्चन हो सकता है, ये हॉर्स रेस में बोला गया आपको 70,000 मिला है, रिसीव्ड हुआ है और 30% आपका टैक्स TDS है, तो ग्रॉस कितना होगा? कैसे करेंगे आप? 70,000 इंटू 100/70 कर लेंगे तो आ जाएगा 1 लाख। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है।
और एक है जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में जो छूट मिलता है डिडक्शन, सिंगल अकाउंट में 3,500 याद रखना है, और जॉइंट में 7,000। ठीक है भाई। ऐसे इसी के ऊपर कुछ एमसीक्यूज हमने यहाँ लिए नहीं, मतलब जल्दीबाजी में नहीं लिए हैं, तो आपको बता दिए, ऐसे आपको पूछ सकते हैं, तो इसके आधार पे भी एमसीक्यू बनेगा, आपको बिल्कुल याद रखना है। ये हैंडराइटिंग बहुत ही एकदम डॉक्टर जैसा हो गया, जल्दी जल्दी में लिख रहे थे, इसलिए आप थोड़ा समझ लीजिए, हम बोल भी दिए आपको। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो आप टाइम बिल्कुल नहीं है, आज रात को ही आपको वीडियो देखना है, आज दिन में ही है, तो आप ज़रूर वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए दोस्तों को, कि उनको भी हेल्प मिले, उनको भी हेल्प हो जाए। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिए, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कि नेक्स्ट सेम में जब हम फिर शुरू करेंगे, लेक्चर शुरू करेंगे, वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा और आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेम में, क्योंकि ये इस सेम के लिए तो बिल्कुल ख़त्म, अब नेक्स्ट सेम में आपके साथ मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं फिर, बेस्ट ऑफ लक। कल 40 आउट ऑफ 40 जरूर लाना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।